अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम अमन बराबरी के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान के क़याम की तहरीक चली तो इसमें कश्मीर के मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जानी और माली कुर्बानियां दी। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे से कश्मीर की वादी भी गूंज उठी। बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड ने जब आज़ादी का कानून मंजूर किया तो जम्मू कश्मीर के मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने मुत्तफिका तौर पर इल्हाक़ पाकिस्तान की करारदाद मंजूर की और बरतानवी हुकूमत ने तक़सीम हिंद का जो फार्मूला तय किया था उसकी रूह से जम्मू कश्मीर का इल्हाक़ पाकिस्तान के साथ होना था, मगर अंग्रेज़ों और हिंदुओं की बाहमी साजिश की वजह से ऐसा ना हो सका। मुस्लिम अक्सरियती इलाका गुरदासपुर जो वाहिद रास्ता था इंडिया से जम्मू कश्मीर को मिलाने का, वो भारत के हवाले कर दिया गया और यूं भारत जनरल नजीर वादी कश्मीर पर काबिज हो गया और अब 70 बरस से जायद बीत चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद भी मौजूदा कश्मीर की खुसूसी आईनी हैसियत खत्म कर दी, जिसके बाद से वादी एक जेल का मंजर पेश कर रही है। लेकिन मोदी का यह अमल कश्मीरियों के जज्बा हुर्रियत को खत्म ना कर सका और वादी आज भी आजादी के नारों से गूंज। बूढ़े और जवान की जुबान पर है। हर साल 5 फरवरी को पाकिस्तानी कौम भी कश्मीरियों से यकजहती का दिन मनाती है। इस्लाम की निस्बत से ही, इस्लाम के ताल्लुक से ही, इस्लाम की मोहब्बत से ही हम पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान हमारा है। कश्मीरियों के साथ यकजहती के इजहार के लिए एक दिन मखसूस करने का मुतालबा 1990 में काजी हुसैन अहमद ने उस वक्त के वजीर आला पंजाब नवाज शरीफ की मशावरत से किया। साबिक वजीर आजम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने भी इसकी तायद की। इसका आगाज अमीर जमात इस्लामी काजी हुसैन अहमद ने आज से 31 साल पहले किया था। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कौम आज सड़कों पे है और कश्मीरियों को ये पैगाम दे रही है कि हम उनके साथ हैं। इस दिन के मौके पर पूरी कौम आलमी जाए। गजनफर खान, आज न्यूज, लाहौर। नाज़रीन, आपने पैकेज देखा और इस वक्त दुनिया भर में पाकिस्तानी, कश्मीरी, दुनिया भर के लोग जो अमन पसंद लोग हैं, जो इंसानी हकूक़ को समझते हैं, जो समझते हैं कि कश्मीरियों को आज़ादी मिलनी चाहिए, वो भरपूर तौर पर आवाज़ उठा रहे हैं और ख़ास तौर पे कश्मीर डे के मौके पर दुनिया भर में आवाज़ उठाई गई। इस वक्त भी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनालिटी, हाजी मोहम्मद रफ़ीक परदेसी साहब। आप चेयरमैन हैं वर्ल्ड कश्मीर फोरम के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब, फरमाइए सबसे पहले तो कि जो वर्ल्ड कश्मीर फोरम है, इसका मकसद क्या था बनाने का? इसका मेन मकसद यही था कि कश्मीर के लिए कुछ ना कुछ काम किया जाए ताकि काम आगे बढ़े और हो सके। टीम है, हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पेटिशन लोगों से साइन करवा के तकरीबन कम से कम 15-20 लाख लोगों से अगर साइन हो जाते हैं वो पेटिशन, तो हम इसको सीधा न्यूयॉर्क लेकर जाएंगे और न्यूयॉर्क से फिर हम जिनेवा यूनाइटेड नेशन में जाएंगे और वहाँ जाके इनसे दो टोक बात करेंगे कि जो अग्रीमेंट आप लोगों ने 70 साल पहले कश्मीर के साथ किया था उसे इम्प्लीमेंट कर दें, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए और कश्मीरियों को आज़ादी दिलाएं। अगर इस तरह से जुल्म और जबर होता रहेगा तो फिर काम तो होगा नहीं। ठीक है, फिर आपको यूनाइटेड नेशन का किसी तरह से भी कोई काम आगे बढ़ने की या यूनाइटेड नेशन की फिर जरूरत ही कुछ नहीं अगर आप लोग कोई पूरा नहीं करते। और ये यूनाइटेड नेशन का सबसे ज्यादा एक देरपा मसला है जो तवील अरसे से जो है वो जारी है और इस पर जो खास तौर पे फोकस होना चाहिए वो अब तक नहीं हो सका है। इस सिलसिले में सर आप ये फरमाएं कि आप क्या समझते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो सिविल सोसाइटी है जैसे जिनको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान की, जिसमें पाकिस्तान के ताजिर भी हैं, फनकार भी हैं, शायर अदीब भी हैं, तो ये क्या कर सकते हैं इसके कश्मीर के लिए? रिजवान भाई, मैं तो देख रहा हूँ कि जिस तरह हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, लोग हमारा साथ देने के लिए तैयार हैं। पहले तो हम लोग चंद लोग निकले थे, एक छोटा सा कारवां था, अब तो हजारों कई उम्मीद है कि ये काम अब कहीं ना कहीं इसका एंड होगा। आपने देखा कि जब पाकिस्तान बना तो मेमनों ने काम साथ देना शुरू कर दिया। आज कराची पाकिस्तान बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब इंशाल्लाह मेमनों ने साथ दिया कश्मीर के लिए तो कश्मीर भी बनेगा। अच्छा, पता है कि मेमन ताजिर खास तौर पे आगे आ गए इसके अंदर। इसमें आप हुकूमत पाकिस्तान से आप क्या समझते हैं कि कोई खास मुतालबा जो आप करना चाहें? एक खास तौर पे कश्मीर डे तो एक दिन होता है, लेकिन हर दिन ही कश्मीर डे है हमारे लिए। तो इस वक्त के हालात में तो हर दिन कश्मीर डे है और हमें बनाना भी चाहिए और हर वक्त इसकी आवाज़ उठानी चाहिए। मैं खास करके प्राइम मिनिस्टर साहब से कहूँगा कि जिस तरह आपने लास्ट ईयर एक बहुत अच्छी तकरीर यूनाइटेड नेशन में जाके की थी, इसी तरह अगर कोई ऐसे प्लेटफॉर्म पे अगर आपकी तकरीर आ जाती है ना, तो इनकी तकरीर दुनिया सुनती है, इनकी तकरीर से दुनिया में रद्दोबदल होता है, चेंजेस आती हैं। तो हम आप लोगों के साथ साथ हैं। जिस तरह मुल्क का काम, चीज़ों का काम आगे बढ़ता जाएगा, हम लोग इन चीज़ों को आगे बढ़ाते जाएंगे ताकि हमारे कश्मीरी मुसलमान भाइयों को, और सिर्फ कश्मीरी मुसलमान भाइयों को ही नहीं, वहाँ पे जितने भी, चाहे वहाँ पे सिख हैं, चाहे वहाँ पे हिंदू भी हैं, इंसान तो है,
इनके साथ सही मानों में इंसाफ हो और ये वो अपने मकसद पे कामयाबी हासिल करें और एक आज़ादी हासिल करें ताकि सुकून का सांस तो ले वो लोग। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त आपने बात की। और खासतौर पर सर इसमें जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरसीज जो कश्मीरी हैं जो दुनिया भर में रहते हैं और हम देख रहे हैं कि हर मौके के ऊपर जो है वो बाहर निकलते हैं, आवाज़ उठाते हैं, तो उन पाकिस्तानियों को जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं कश्मीरी, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो उनको सलाम करूंगा कि हमने देखा कि हम लोगों ने कुछ 5-6 महीनों से हम लोगों ने ये काम शुरू किया। इतने कश्मीरी से हमें कांटेक्ट करते हैं कि आप सोच नहीं सकते, चाहे वो यूके से हों, चाहे फ्रांस से हों, जर्मनी से हों, अमेरिका से हों या और जगहों से हों, वो एक ही बात कहते हैं, हाजी साहब आप लोग आओ, हम लोग आपका साथ देने के लिए तैयार हैं, हम मिलकर कुछ काम करने के लिए तैयार हैं, चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हर आदमी इंडिविजुअली एक थोड़ा सा कमज़ोर है और कमज़ोर होता भी है, लेकिन हम लोग सब मिलकर एक ताकत दाखिल करने के जा रहे हैं। हम लोग, आपको अफसोस होगा रिजवान भाई कि 70 साल में हम पहले लोग हैं। 70 साल में लोगों ने मतलब एक पिटीशन अवामी सतह पर जो पिटीशन हो जी, मतलब किसी ने ये हर बार याद दिलाने जाए तो कभी तो इनको याद आएगा कि हमने जो कमिटमेंट किया था वो क्या किया था और उसे पूरा किस तरह करना। बिल्कुल, ये जो जुल्म और ज्यादती कश्मीर में हो रही है, सिलसिला बंद होना चाहिए। नाज़रीन, टाइम एक ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के बाद कुछ और मेहमान हमारे साथ होंगे। देखते रहिए प्रोग्राम हम बराबरी के साथ। साहब चेयरमैन है वर्ल्ड कश्मीर फोरम के, और अब हमें ज्वाइन किया है कराची से ही लेफ्टिनेंट जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब ने, फॉर्मर गवर्नर सिंध हैं, फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर फेडरल हमारे साथ मौजूद हैं। मोइनुद्दीन हैदर साहब, फरमाइए, कश्मीर के इशू पर गो के कश्मीर डे हर साल पाकिस्तान में भरपूर अंदाज में हुकूमती सतह पर, सियासी सतह पर, समाजी सतह पर, अवामी सतह पर हर तरह से जो है वो इजहार यकजहती किया जाता है कश्मीरियों के साथ। लेकिन आप क्या समझते हैं कि कश्मीर इस वक्त जो है, या उनकी जो जद्दोजहद आज़ादी है, वो इस वक्त किस जगह पे खड़ी हुई है, और हम उन्हें आज के इस दिन के मौके पर जो है वो क्या पैगाम दे रहे हैं मुस्तकबिल के लिए? मोइनुद्दीन हैदर साहब, देखिए, पाकिस्तान की तरफ से तो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है उनको, और पाकिस्तान उनका मसला हर फोरम पे उठाता है, यूनाइटेड नेशंस में, दुनिया के मुख्तलिफ कैपिटल्स में, ह्यूमन राइट्स कमीशन के सामने, और बायलैटरल जो हमारे दोस्त हैं उनके साथ भी उठाता है। और उसका कोई असर भी होना शुरू हुआ है अभी, कि दुनिया ने नोटिस लेना शुरू किया है जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन में हो रही। हमारा मुल्क आजाद हुआ है, उनके साथ खड़ा हुआ है, उसको जिन्होंने सब कुछ कर लिया, लेकिन किसी तरीके से वो तहरीक जो है वो मध्यम नहीं पड़ रही, कम नहीं हो रही। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जब इतने लोगों ने इतनी कुर्बानियां इतने अरसे तक दी हैं, और वो पहले तो कोई ऑटोनॉमी की बात करते थे इनके ज्यादातर नेशनल लीडर, अब तो सब आजादी की बात कर रहे हैं जी। तो ये मैटर ऑफ टाइम है। सर, इसमें मोइनुद्दीन हैदर साहब ये फरमाइए, 370 और 35A की जो मनसूखी हुई है, आप क्या समझते हैं कि इससे कुछ फर्क पड़ा है, या सोचने का अंदाज बदला है दुनिया का, कि अब जो है जो एक राइट उनको हासिल था कश्मीरियों को, और एक तवील अरसे से जो इंडिया का कानून भी जो है इस बात को कहता था, उसमें अब जो है वो तब्दीली आ गई है? बिल्कुल तब्दीली नहीं आई। ये एक आर्बिट्री वन साइडेड डिसीजन है जो यूनाइटेड नेशंस की जो रेजोल्यूशन है उसके खिलाफ है, जो 1947 का पार्टीशन का एजेंडा है उसके खिलाफ है, और एक मुल्क अपनी तरफ से यकतरफा तौर पर थोड़ी मुल्क तब्दील कर सकता है जब उसके वहां के लोग उसको मान ही नहीं रहे, और तो कर रहे हैं वो, लेकिन इसमें कामयाब नहीं होगा। बल्कि आपने देखा है कि तहरीक ने जोर पकड़ा है। अब बस इसमें
हिंदुस्तान को जब तक कोई मजबूत सेक्शन नहीं लगेंगी, कोई ट्रेड में लोग उनके साथ कहेंगे हम ट्रेड नहीं करते क्योंकि आपने बड़ी वायलेशंस कर रहे हैं आप वहां पर, हिंदुस्तान प्रेशर में नहीं आएगा। दूसरा सबसे बड़ा प्रेशर जो बिल्डअप होगा वो कश्मीरी नौजवान ही करेंगे। जब उनके कॉस्ट बढ़ेगी वहां पर फौज रखने की, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की, और वो काबू में नहीं आएगा तो हिंदुस्तान के तमाम हिस्सों में इसके असरात फैलेंगे। और आपने देखा है कि खालिस्तान की तहरीक जो चल रही है, कहना चाहिए किसानों की तहरीक जो चल रही है जी, वो भी एक सीरियस है और वो भी कश्मीर के हक में खड़े हो गए हैं। और आपको पता है कश्मीर के जमीनी रास्ते वहीं से होकर गुजरते हैं इस पंजाब से। जी जी। तो जो सूरत हाल डेवलप हो रही है हिंदुस्तान के लिए वो अच्छी नहीं हो रही, क्योंकि वो तमाम अक़लियतों को उससे नाराज किया हुआ है। और जो हिंदुस्तान में कुछ असूल पसंद लोग हैं, जो कुछ रोशन ख्याल लोग हैं, वो खुद हिंदुस्तान को कह रहे हैं कि ये काम ठीक नहीं कर रहे आप। ठीक है, मैं सर आपकी तरफ वापस आऊंगा। और खालिद का जो एक बहुत बड़ा इशू है वहां पर कि जब तक आजादी नहीं मिलती तो उस वक्त तक कम से कम जो जुल्म हो रहा है उसको रोका जाए। हमारे साथ स्टूडियो में हाजी रफीक परदेसी साहब मौजूद हैं। हाजी साहब, आप फरमाएं कि आप एक फोरम्स पे अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं, तो वो भी हम देख रहे हैं कि भरपूर अंदाज में सामने आ रहे हैं। इवन हम फनकारों को देख रहे हैं, हम शायर और अदीब को देख रहे हैं, क्योंकि अब किसी से भी ये जुल्म जो बर्दाश्त हो नहीं रहा। आप क्या समझते हैं कि जिस तरह एक बड़ी आवाज़ पाकिस्तान में बनी है और पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी या कश्मीरी जो दुनिया भर में मौजूद है, जो आवाज़ उठा रहे हैं, उनका समर जो है वो मिलता हुआ नजर आ रहा है आपको आगे इन फ्यूचर में? मुझे लगता है कि नज़र तो आ रहा है जी। मुझ जैसा आदमी, एक कारोबारी आदमी, मेरा ये काम नहीं था कि मैं कश्मीर के हवाले से या किसी ऐसी बात में अपने आप को इन्वॉल्व करूं जो मेरा काम ना हो जी। लेकिन जहाँ पे हमने देखा कि कश्मीर के हवाले से जिस तरह से मोदी ने जिस तरह से काम किया और जिस तरह से वो कानून लेकर आए, जब भी आप पावर को मिसयूज करोगे लोग खड़े हो जाएंगे। आप पावर को यूज करो, मिसयूज मत करो। अगर मिसयूज करोगे तो काम खराब होना शुरू हो जाएगा, और यहीं से काम इनका खराब होना शुरू हो गया। आप वहां पे देखें, आज पूरे इंडिया के अंदर आज तक, मैं तो बचपन से देख रहा हूँ, आज तक मैंने इंडिया में ऐसे हालात कभी भी नहीं देखे जो आज देख रहे हैं। आपने चंद दिनों पहले देखा कि सिखों ने लाल किले पे जाके अपना झंडा लगा दिया, तो ये नॉर्मल बात नहीं है और ये आसान बात भी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी ये सब हो गया। तो इसका मतलब लोग अब परेशान हैं, और परेशान भी इतनी हद तक हो गए कि अब इनको आगे निकलना बहुत जरूरी है। ठीक है। अगर इन लोगों ने अपने आप को संभाला नहीं, और आज भी हम लोगों ने, मैं तो पूरी दुनिया को ये रिक्वेस्ट करता हूं, बल्कि जितना हो सके खुदा के लिए अब निकलो, बहुत हो गया। अगर जो नहीं निकलना चाहते वो भले साइलेंट रहे, लेकिन जो समझते हैं कि ये हमारे मुसलमान भाई हैं, एक इंसान है, अच्छे लोग हैं, और ये और दुनिया में जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चैंपियन बनती है इंसानी हकूक की, और जानवरों का भी बड़ा ख्याल करती है कि जनाब जानवरों के साथ भी जुल्म नहीं होना चाहिए, तो यहाँ इंसानों पे इतना बड़ा जुल्म हो रहा है। और हम देख रहे हैं कि 500 दिन मुकम्मल हो गए हैं इस वहाँ पे जो मुसलसल लॉकडाउन मैं कहूँगा कि लगा हुआ है, जो दुनिया की सबसे बड़ी जेल बनी हुई है। तो उस पर आप क्या समझते हैं कि क्यों खामोशी है, या हम जो है वो सही तरह केस जो है वो नहीं पेश कर पा रहे दुनिया के सामने कश्मीर का? मेरे ख्याल से पाकिस्तान अपना केस बहुत काबिलियत से पेश कर रहा है दुनिया के मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर, और उसका असर भी हो रहा है। मैंने आपसे जिस तरह अर्ज की थी कि यूरोपियन पार्लियामेंट में आवाज उठी है, मैंने खुद ब्रिटिश पार्लियामेंट में बहुत मजबूत तकरीर सुनी है उनके एक जी बिल्कुल मेंबर पार्लियामेंट की। उसने कहा कि ये हमारा पैदा किया हुआ है झगड़ा रेडक्लिफ अवार्ड की वजह से, और हमारी वजह से ये झगड़ा पैदा हुआ, और हम पर एक इखलाकी जिम्मेदारी बनती है कि वहां पर जो जुल्म हो रहा है और एक जेल खाना बना हुआ है, हम क्या कर रहे हैं इस सिलसिले में। और उसमें काफी लोगों ने दस्तखत किए हैं, मैं हमें 40 से ऊपर। इसके अलावा मैंने खुद एक कांग्रेसमैन को सुना है अमेरिका में, उसने कहा $8 बिलियन की छोटी सी इमदाद है, लेकिन ये बंद करनी चाहिए जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन वहां कर रहे हैं। और बाइडेन साहब ने पहले भी इस पर बयान दिया था, और अभी भी इसके ऊपर उनके जो है ख्यालात लोगों को मालूम है कि वो जो वहां पर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही हैं। और ये पुलवामा का जो मामला सामने आया है, खुद इंडियन की तरफ से मतलब ये बात निकल आई है अब, तो जाहिर है कि इसका असर दुनिया के मुख्तलिफ सर इसमें आप जो नई जो अभी तब्दीली में आई है और जो न्यू प्रेसिडेंट है, इनसे क्या उम्मीद रखते हैं आप इस मामले में?
उन्होंने पहले भी कश्मीर के बारे में जो बयानात दिए हैं वो हौसला अफजा हैं। वो बिलीव करते हैं ह्यूमन अपना राइट्स में भी, वो बिलीव करते हैं डेमोक्रेसी में भी। जब लोग वहां तैयार नहीं हैं हिंदुस्तान की हुकूमत को बर्दाश्त करने के लिए, तो जाहिर है कि इसमें कोई भी जो बासूल आदमी होगा जो डेमोक्रेसी और इस प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, उसके पास और कोई चाराकार है नहीं। ये और बात है कि मसलहत की वजह से ट्रंप ने थोड़ी खामोशी इख्तियार की हुई थी या इसराइल की सपोर्ट है, लेकिन बहरहाल फतह आखिर में हक की होती है। इन लोगों की जद्दोजहद इतनी बड़ी जो है वो बेकार नहीं जा सकती हरगिज़ भी। और जो हालात पैदा हो रहे हैं और लद्दाख में हालात पैदा हो रहे हैं, जो यूनियन टेरिटरी लद्दाख की बनाई है, तो हिंदुस्तान के गले में ये बात पड़ जाएगी, आप देखेंगे। और उसने हिंदुस्तान का जो है पूरा जो ऊपर का इलाका है उस पर तो चाइना का क्लेम है। वो कहते हैं हमारा इलाका है, और ये तो पुरानी 150 साल से उनका उस पर क्लेम है, कोई नई बात नहीं है। तो जो हालात वहां डेवलप हो रहे हैं और वहां से अगर हिंदुस्तान पर प्रेशर आता है और कश्मीरी अपना जद्दोजहद, उम्मीद है कि इसके अच्छे असरात निकलेंगे। इसमें सर जरा फरमाइए कि जो पाकिस्तान का केस तो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि इस वक्त दुनिया जो है वो बयान कर रही है, जैसे हमने भारत किस तरह से पाकिस्तान में और खासतौर पर अफगानिस्तान कहना चाहेंगे कि ये जो कश्मीर का केस है और इस रोशनी में कि शवाहिद सामने आ रहे हैं, हाजिर सर्विस ऑफिसर हमारे पास मौजूद है भारत का, तो कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे कश्मीरी को केस जो है और बेहतर अंदाज में जो पेश किया जाए? देखिए हिंदुस्तान एक इम्पोर्टेंट कैपिटल है दिल्ली। का मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप जिसको पाकिस्तान ने इजाजत दी हुई है एलओसी पर काम करने की, हिंदुस्तान उसको नहीं जाने देता, एलओसी पर ना काम करने देता है। तो रिपोर्टों में ज्यादा ताल्लुक है वहां पर जो जुल्म हो रहा है, वो तो तमाम रिपोर्टें एम्बेसडर भी अपने कैपिटल को भेज रहे हैं, मिलिट्री अटैचीज भी भेज रहे हैं, डिफेंस अटैचीज भी भेज रहे हैं। दुनिया को मालूम तो है, लेकिन मसलहत की वजह से खामोश है। और जिस तरह हिंदुस्तान पर प्रेशर लाना चाहिए वो नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से हिंदुस्तान पर प्रेशर तो जब ये हालात किस्म के डेवलप हो रहे हैं, मेरे ख्याल से तो हिंदुस्तान जो है वो तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहा है। और जो हालात पैदा हो रहे हैं, हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस तो अपनी सी कोशिशें कर रहा है और कश्मीरी अपनी सी कोशिशें कर रहा है। दुनिया जरूर इस तरफ मुतवज्जह होगी, दुनिया का ज़मीर उम्मीद है जरूर जागेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया मोइनुद्दीन हैदर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। और स्टूडियो में हमारे साथ हाजी मोहम्मद रफीक परदेसी साहब मौजूद हैं, जो कि नेक्स्ट सेशन में हमारे साथ कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, टाइम एक ब्रेक का हुआ, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम अमन बराबरी के साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अमन बराबरी के साथ। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हाजी मोहम्मद रफीक परदेसी साहब, आप चेयरमैन हैं वर्ल्ड कश्मीर फोरम के, और हमें अब ज्वाइन किया है जिब्रान नासिर साहब ने। आप मारूफ रहनुमा हैं, इंसानी हकूक़ के हवाले से आवाज़ उठाते हैं, तज़ियाकार हैं। जिब्रान नासिर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। जिब्रान नासिर साहब, फरमाइए क्या समझते हैं, दुनिया को मालूम है लेकिन उस तरह से आवाज़ नहीं उठ रही। इंसानी हकूक़ की अगर हम बात करें, जो कश्मीर में सूरत हाल है तो बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है। आप क्या समझते हैं कि दुनिया को जिस तरह आवाज़ उठानी चाहिए वो इस वक्त क्यों नहीं आवाज़ उठा रही है? जो जानवरों के हकूक़ की बात करते हैं वहाँ या इंसान देखिए, गो के दुनिया ने अक़वाम मुत्तहिदा की एक काउंसिल, एक फोरम बनाया हुआ है और उसके अंदर एक यूनिवर्सल चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स है। मगर हकीकत यह है कि दुनिया में हर खत्ते में हर जगह रहने वाले जो लोग हैं उन्हीं के साथ, और वहाँ पे जो हुकूमतें कायम हैं और वहाँ पे जो उन हुकूमतों के पास वसाइल हैं, उसके साथ साथ इंसान की डेफिनेशन जो है वो तब्दील हो जाती है। तो हम दुनिया की तरफ नजर डालते हैं तो मुझे लगता है कि शायद इंसान की वाहिद डेफिनेशन जो है वो अमरीकी या कैनेडियन या इंग्लैंड है, चूंकि दुनिया भर के तमाम तर हकूक वहाँ पे उनको मुहैया हैं, और बाकी हम जो है वो कम इंसान है या कमतर इंसान है कि जब यहाँ पे नाइंसाफियाँ होती हैं या मिडल ईस्ट के अंदर जो है नाइंसाफियाँ होती हैं या मुल्कों की हुकूमतें गिराई जाती हैं और वहाँ पे लाखों मारे करोड़ों मारे जाते हैं। क्या नहीं है, अंग्रेज की जब हम पे हुक्का मार दिया था उस वक्त विंस्टन चर्चिल ने, जिसको फातेह कहा जाता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, और हिटलर के सामने उसको हीरो बना के पेश किया जाता है,
कि हिटलर ने बहुत यहूदी मारे थे, इसने यहाँ पे बंगाली हिंदू मुसलमान मार दिए थे, कातिल दोनों ही थे अपने लिहाज से। मैं गुजारिश कश्मीर के हवाले से करना चाहूंगा कि देखिए, क्या दूसरे मुल्कों की लीडरशिप से बात करने का कोई फायदा है? वो तभी फायदा है अगर हमारे मुल्क की लीडरशिप पे वो वजन हो, और वो वजन जो है वो हमारी इकोनॉमी के ऊपर या हमारी जो भी और कोई नेशनल रीजनल वैल्यू है, इंटरनेशनल तंजीमों से, क्या हम इंटरनेशनल पॉलिटिशियन से जो यंग यूथ के आ रहे हैं, जो नई सियासत की बात कर रहे हैं दुनिया भर में, उसकी उनको राग़िब कर सकते हैं, उनके लिए कोई आशनाई का सामान पैदा कर सकते हैं कश्मीर के हवाले से? बिल्कुल कर सकते हैं। और वहां पे एज सिविल सोसाइटी, एज मीडिया पर्सन, एज जर्नलिस्ट, एज बिजनेस कम्युनिटी, हमें उन अपने काउंटर पार्ट से एंगेज करना चाहिए। और कश्मीर में जो मजालिम है उस हवाले से, चूंकि भारत की इस वक्त कोशिश ये है कि कश्मीरियों की आइडेंटिटी मिटा दी जाए, इसलिए वहां पे जो कवानीन भी आ रहे हैं, जमीन को जो लिया दिया जा रहा है लोगों, ये तो, और कश्मीर का जो मौसम है उस हिसाब से आप देखें वहाँ पे -15, -20 तक जाता है, तो वहाँ पे इंसानों का क्या हाल होगा? किस तरह से वो लोग रहते होंगे, किस तरह से वक्त निकालते होंगे? ना उनके पास रोज़गार है, ना उनकी स्कूल्स है, ना उनकी कोई इंडस्ट्री खुली हुई है, सब एकदम ब्लॉक्ड। कैसे काम चलेगा? मुझे तो ये डर लगता है कि कई चंद दिनों के बाद, या पता नहीं उस वक्त क्या हाल होंगे, वो एकदम डिप्रेशन में कहीं और बुरी हालत में ना हो। हम लोगों को जागना तो पड़ेगा ही। हमारी जो कश्मीर कमेटीज़ वगैरह हैं, गवर्नमेंट को चाहिए कि इन कश्मीर कम्युनिटी को और ज़्यादा फ़ाल करें। ठीक है। और जहाँ जहाँ हमारी एम्बेसीज हैं पूरी दुनिया भर के अंदर, वहाँ पे एक कश्मीरी डेस्क खुलना चाहिए। कश्मीरी डेस्क खुलने से लोगों के जो मसाइल हैं या लोगों की जो बातें हैं, हमें पता तो चलेगा हो क्या रहा है, चीज़ें किस तरह से आगे निकालनी है, काम कैसे करना है सबसे। और जो फाइनल चीज़ है जो मैं समझता हूँ कि हमारी जो सार्क कंट्रीज हैं जी, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, वहाँ पे हमारे डेलीगेशन तो कम से कम वहाँ तो जाए डेलीगेशन हमारे, और वहाँ जाके उन लोगों से बातें करें कि जिस तरह से ये लोग सार्क कंट्रीज में इंडिया जिस तरह से जुल्म कर रहा है, क्या इस तरह से हर आदमी जिसके पास पावर है, जिसके पास ताकत है, अगर वो जुल्म करना शुरू कर देगा तो फिर इसके बाद रहेगा क्या? मुझे ठीक है। समझ नहीं एक आता बात जो कैसे कही जाती है, चलेगा? क्योंकि आप भी एक कि मुल्क की जो हालत है या जो कर्जों की सूरत हाल है, ये इकॉनमी जिस जगह पर है, तो इस तरह के जो मुल्क होते हैं वो अपनी भरपूर आवाज़ उठा नहीं पाते या दुनिया सुन नहीं पाती इस तरह सुनना चाहिए उनको। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले ज़रा अपने कदमों पे खड़ा होना पड़ेगा अगर दुनिया से कोई बात मनवानी है। रिजवान भाई, कदमों पे खड़ा होना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। थोड़ी सी नीयत कर लें, अपने जहन को वसी रखें, काम यहाँ पे आसान हो जाएगा। जो मुल्क पाकिस्तान है, ऐसा मुल्क पूरी दुनिया के अंदर ऐसा मुल्क नहीं है। यहाँ पे जितनी फैसिलिटीज, जितनी चीज़ें यहाँ पे मौजूद है ना, अल्लाह ताला ने इतना नवाजा है इस मुल्क को, सिर्फ काम करने की ज़रूरत है। अगर हम लोगों ने सही मानों में काम किया, नहीं वो तो ठीक है, लेकिन जो पोजीशन है, इस पोजीशन में अब जो है, क्या समझते हैं कि हम भरपूर आवाज़ उठा सकते हैं? बिल्कुल उठा सकते हैं, आवाज़ उठानी चाहिए। क्या चीज़ नहीं है, हम लोग क्यों आवाज़ नहीं उठाते? पाकिस्तानी मिलके अपने मुसलमान भाइयों को बचा नहीं सक रहे यार। ठीक है जिब्रान, आप फरमाएं कि पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं, आप देख रहे हैं मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं डीजी ISPR की जानिब से, फॉरेन मिनिस्टर की जानिब से, और ख़ास तौर पे पिछले अगर हम 3 महीनों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखें तो उसमें पिछले 15 साल की जो भारत ने दहशतगर्दी की है उसको एक साथ भी बयान किया गया है कि किस तरह से क्या क्या सबूत हैं, वो सबूत बयान किए गए हैं, अकाउंट्स पेश किए गए हैं, वॉइस कॉल्स जो हैं वो पेश की गई हैं। तो केस तो पाकिस्तान का बड़ा मजबूत है कि भारत की दहशतगर्दी है पाकिस्तान में, हादर सर्विस अफसर भी यहाँ पे मौजूद है जिसको आपने गिरफ्तार किया हुआ है। तो आप क्या समझते हैं कि किस तरह पाकिस्तान केस उठा रहा है कश्मीर का, और आपकी नजर में क्या, कहां क्या कमी है? फैजान भाई, मैं रिमोट उठा के चैनल बदल दूं, आप बोलते रहें, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहें, आप तकरीरें करते रहें, आप उस वहां पे आपकी रेलेवेंस क्या है इस वक्त? बुनियादी बात तो ये। और दूसरी बात देखें, भारत में जो सिख गए थे वो तो भारतीय शहरी थे, वो अपने मुल्क के अंदर ही आज़ादी ढूंढ रहे हैं, अपने हकूक की तरफ बात कर रहे हैं। हम इस वक्त बैठ के बात है, वहां हमसे कातिल नहीं पकड़ा जाता, वहां पे हम VIP स्पेशल बंदा, इसके पीछे सपोर्ट, उसके पीछे ये वो वडेरा वो फलाना, ये हम कहते फिरते रहते हैं कि ये सपोर्ट है, और हम चाहते हैं कि दूसरे खत्ते को हम जाके बचा लें। नहीं बिल्कुल, और असल में तो सवाल ही यही है, यहाँ तक सूरत पहुंचती ही नहीं है ना कि उनको जो इस्तिस्वाब राय का हक हासिल है, सबसे पहले
उसके बाद जो है यूएन की निगरानी में ही एक ऐसा इंतखाबात हो सकते हैं कि जिस पर कोई सवाल नहीं उठ सकता। तो लेकिन वो सूरत हाल आना जो है वो एक मुश्किल काम है जिब्रान। देखिए, उस सूरत हाल को लाने के लिए मैं आपसे वही कह रहा हूं कि जो इंटरनेशनल प्रेशर बिल्ड करने की जरूरत है वो कश्मीरी बेहतर कर सकते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया के फोरम के ऊपर भारतीय और पाकिस्तानी कश्मीर का मुद्दा उठाते बात करते आते हैं। कश्मीरी निजात अदीब बहुत सारे हैं, मुफक्कर बहुत सारे हैं, सहाफी बहुत सारे हैं, पॉलिटिशियंस बहुत सारे हैं, उनको वो फोरम नहीं मिल रहा, उनको वो स्टेज नहीं मिल रहा। जिनकी अपनी आवाजें हैं उनसे नहीं पूछा जा रहा। क्या वो छोटे बच्चे हैं, क्या वो 5-6 साल के नन्हे का कि मेरे ख्याल में जो कश्मीरी है वो आपसे मुझसे ज्यादा कश्मीर का दर्द रखता है, वो आपसे मुझसे ज्यादा सिंसियर है इस कॉज को लेके, उसके प्लेटफॉर्म बनाने की बात हो रही है। हमारे साथ अपने बड़े मसाइल हैं, अपना बड़ा बैगेज है, अब हमारे क्लोजेट में बड़े स्केलेटन्स हैं। दुनिया में बहुत सारी चीजों के ऊपर शर्मिंदा कर देती है जो माजी के अंदर हमारी मिसकमिटमेंट्स रही हैं। इसलिए अगर हम उनके लिए कुछ करना चाहते हैं तो फिर हर लिहाज से उनकी पे वो लोग हैं जो इस वक्त मकबूजा कश्मीर में रहते हैं, तो असल में तो उनसे पूछा जाए कि वो क्या चाहते हैं। और जो भारत खुद गया था अक़वाम मुत्तहिदा में और उसने कहा था, आज तक पूरा नहीं किया बल्कि उल्टा जो उन्हें तहफ़्फ़ुज़ जो आर्टिकल देते थे उनको भी इसने ख़त्म कर दिया। रिजवान भाई, मुझे ये बताइए कि वो लोग, आप इनसे कैसे पूछोगे? मोबाइल उनका बंद, ठीक है, सारे सिस्टम उनके बंद, टीवी वहां पे नहीं चल रहा, कोई बात वो कहीं से कर नहीं सकते, अपने घर के लोगों से वो बात नहीं कर सकते। 8 लाख की फौज इनके ऊपर गोलियां लेके खड़ी हुई है। आप मुझे बताओ कैसे बात करोगे? आप मुझे थोड़ा सा मुझे इसी के ऊपर तो आवाज है ना कि ये सब चीजें जो है वहां से हटाई जाएं। वहां पे जो 8 लाख की फौज मौजूद है, पहले सबसे पहले तो उसको हटाया जाए। उसकी मौजूदगी में तो इस्तफ़ाद राय हो ही नहीं सकता। और उसमें वो जो इंसानी हकूक के चैंपियन बनते हैं सारे ममालिक जो हैं वो वहां पे आगे बढ़े। इस्लामिक चैंपियंस तो एक तरफ, हमारी ओआईसी भी चुप बैठी हुई इस बात पे। ओआईसी को तो सबसे पहले अगर ये थोड़ी सी आवाज उठाएं तो ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा। मैं आपको एक छोटी सी अपनी जिंदगी, अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जब गुजरात में जब प्रॉब्लम्स हुआ था, मुझसे रहा नहीं जा, मैं सारी रात जागता था। एक दिन सुबह को मैं एक टीवी और उसको मैंने जब वीडियो दिखाई, उस वक्त मेरा यूं हाथ हिल रहा था पूरा। उसने मेरा हाथ रोका, मुझे पानी पिलाया और मुझे कहा हाजी अब तुम जाओ। मेरे थोड़ी देर जाने के बाद मुझे बाद में पता चला कि उन्होंने उसी वक्त इंडियन एम्बेसडर को अबू धाबी से बुलाया और उसे बताया कि हम लोग तुम लोगों के साथ क्या सलूक करते हो, तुम हमारे मुसलमान भाइयों के साथ क्या सलूक करते हो। और चंद दिनों में वो मामला ठंडा हो गया। ये जरूरी नहीं कि उस शख्स ने ये सारा काम किया, लेकिन कुछ तो उसने काम किया ना। अब मेरे जैसा छोटा आदमी इतना सा काम कर सकता है। वजीर आजम साहब ने जो पिछली तकरीर की थी, जो आज से तकरीबन साल भर हुआ, इसके बाद पूरी दुनिया को पता चला कि यार कश्मीर में इतना बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो कश्मीर के लिए इसके बाद कुछ थोड़ी सी चीजें भी तो आगे बढ़ाओ ना। इसमें सर वेरी क्विक आपके क्या मुतालबात हैं? क्या आप हुकूमत पाकिस्तान से खासतौर पे क्या मुतालबात करना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा कि दुनिया भर के अंदर अपने रोविंग एम्बेसडर्स बनाइए ना, कम से कम 3 तो बनाइए पूरी दुनिया के अंदर। आपकी एम्बेसीज के अंदर कश्मीरी डेस्क बनाइए। अब कश्मीर के लिए हर रोज आवाज उठाना चाहिए। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक तकरीर की थी और दुनिया भर की आवाज, दुनिया भर के कान खुलना शुरू हो गए कि यार ये कुछ ना कुछ हो रहा है। अगर ये बड़े लोग अगर थोड़ा सा काम अपनी आवाजें उठाएं, हम लोग यहाँ से अपनी आवाजें उठाएं, तो इंशाल्लाह ताला ये आवाज जब उठ के आसमानों से टकराना लगेगी तो कुछ ना कुछ तो इसका रिजल्ट आएगा। बहुत शुक्रिया हाजी रफीक परदेसी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, पाकिस्तान के लिए, कश्मीरियों के लिए हर दिन जो है वो कश्मीर डे है और हमें हर दिन जो है वो कश्मीर के लिए आवाज़ उठानी है, क्योंकि कश्मीर के साथ जो जुल्म और ज़्यादती इतने तवील अरसे से हो रही है उसकी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती है। हम सब ने अपना अपना फ़र्ज़, अपना अपना हक जो है उसको पूरा करना है। रिजवान जाफर को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए प्रोग्राम हम बराबरी।